हाँ भाई, सभी को नमस्कार। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम आगे बात कर रहे थे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, और पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो सामान्य परिचय और जो विशेषताएं थी उनके बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। आज हम उसको जो डिवाइड किया था नदियों के आधार पर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं हेडिंग लगाता हूं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम बात करें तो इसको नदियों के आधार पर हम बात करें तो नदी बेसिन के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर पर आता है बाणगंगा बेसिन। कौन सा आता है? बाणगंगा बेसिन। क्या नाम आएगा? बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन के बाद हम बात करें तो 2 नंबर पर आता है चंबल बेसिन। क्या नाम आता है? चंबल बेसिन। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे आएगा बनास बेसिन। क्या नाम आता है? बनास बेसिन। एक ये याद रखना। बनास बेसिन के बाद हम बात करें तो बनास बेसिन के बाद आएगा माही बेसिन। कौन सा आता है? माही बेसिन। एक ये बात याद रखना। एक पढ़ेंगे हम माही बेसिन। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम बात करें तो इसको अध्ययन करेंगे तो 4 भागों में बांट कर करेंगे। सबसे पहले आता है बाणगंगा बेसिन, इसके बाद आएगा चंबल बेसिन, इसके बाद आएगा बनास बेसिन, और उसके बाद हम बात करेंगे माही बेसिन के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? बाणगंगा बेसिन। सबसे पहले कौन सा आएगा? बाणगंगा। इसको सबसे पहले हम बात देखेंगे मैप पर। कहां पर देखेंगे? मैप पर। अब देखो, मैप पर हम बात करें ना दोस्तों तो मैप पर आता है, इसका विस्तार देखते हैं। किसका विस्तार देखेंगे? बाणगंगा बेसिन का। सबसे पहले यहां से हम बात करें तो यहां से आती है बनास नदी। कौन सी नदी आती है? बनास नदी। इस प्रकार से बनास नदी आती है। यहां पे हम बात करें तो यहां से आती है कौन सी? चंबल नदी। इस प्रकार से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। ऊपर की ओर हम बात करें तो जयपुर से लेकर अगर हम बात करें तो दौसा से आगे भरतपुर। इस नदी का नाम क्या आता है? बाणगंगा नदी। कौन सी नदी आती है? बाणगंगा नदी। जयपुर से आगे दौसा, और दौसा से आगे भरतपुर। जयपुर, दौसा और भरतपुर में हम बात करें तो कौन सी नदी का आपका विस्तार है? बाणगंगा नदी का। यहां पर हम बात करें तो कौन सी नदी आती है? यमुना। कौन सी नदी आएगी? यमुना नदी। अब देखो, बाणगंगा और ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। कौन सी नदी आती है? यमुना नदी। तो बाणगंगा नदी और यमुना नदी के मध्य का जो क्षेत्र है ना, बाणगंगा नदी और यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। इसी की अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र, क्या याद रखना है? कि 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र। अब देखो, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। क्या कहलाएगा? दोआब कहलाता है। तो 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। तो यहां पर हम बात करें तो यह बात याद रखनी है आपको कि सबसे पहले तो ये बाणगंगा नदी और ये यमुना नदी, तो इनके मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? दोआब कहलाएगा। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी कि इनके मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। इसके बाद हम बात करें तो आगे इसको दोआब को क्या कहा जाता है? रोही दोआब प्रदेश।
क्या बोला जाता है दोस्तों? रोही दोआब प्रदेश। क्या बोला जाएगा? रोही दोआब प्रदेश। इन दोनों नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? रोही दोआब प्रदेश। एक चीज ये याद रखनी है। अब हम बात करें आगे, तो एक चीज और याद रखनी कि जो रोही दोआब प्रदेश है ये यमुना और बाणगंगा नदियों के मध्य का क्षेत्र है। यमुना और बाणगंगा नदियों के मध्य का क्षेत्र। इसके साथ आपको यह याद रखना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, उसका जो पूर्वी भाग है, उसका जो पूर्वी भाग, इसके साथ हम बात करें उत्तरी भाग, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका उत्तरी भाग वो कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है? बाणगंगा नदी के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है दोस्तों? बाणगंगा नदी के द्वारा। एक चीज आप क्या याद रखोगे कि बाणगंगा और यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? रोही दोआब प्रदेश, या इसको क्या कहा जाता है? रोही का मैदान। अब हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे उपजाऊ भूमि है वो कौन सी है? रोही दोआब प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की सबसे उपजाऊ भूमि, सबसे उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? रोही दोआब प्रदेश या रोही का मैदान। क्या कहलाएगा? रोही का मैदान। तो एक नंबर पर हमने जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके अंदर हमने सबसे पहले कौन सी नदी के बेसिन के बारे में बात की है? बाणगंगा बेसिन के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? बाणगंगा बेसिन के बारे में। अब हम बात करें तो सबसे पहले इसके नोट्स बनाते हैं। हेडिंग लगाता हूं मैं, बाणगंगा बेसिन। अब देखो, सबसे पहले आता है बाणगंगा बेसिन का विस्तार। क्या पूछा जाता है? विस्तार। तो विस्तार की हम बात करें तो विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? जयपुर से लेकर भरतपुर तक। जयपुर से लेकर भरतपुर तक है इसका विस्तार है। तो कौन कौन से जिले आएंगे? जयपुर। जयपुर के बाद हम बात करें तो दौसा। कौन सा आएगा? दौसा। और दौसा के बाद हम बात करें तो भरतपुर। इन 3 जिलों में विस्तार आता है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। इसके बाद हम बात करें तो आगे आता है, इस मैदान का नाम क्या है? रोही दोआब प्रदेश। क्या नाम आता है? दोआब प्रदेश कहते हैं। बाणगंगा बेसिन के मैदान को क्या कहा जाता है? रोही दोआब प्रदेश कहते हैं। एक बात ये याद रखना। अब हम बात करें तो इन जो दोआब है ना, दोआब ये क्या कहलाता है? दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। एक हम बात करें तो एक ये याद रखना कि रोही दोआब प्रदेश है, या तो नाम आएगा जयपुर, दौसा और भरतपुर। या फिर जो क्वेश्चन एग्जामिनर वो किस प्रकार से पूछेगा, अगर ये नहीं पूछेगा तो वो किस प्रकार से पूछने वाला है? वो पूछेगा कि बाणगंगा व यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र रोही का मैदान, या क्या बोलेंगे? रोही दोआब प्रदेश कहलाता है। रोही दोआब प्रदेश कहलाता है। तो ये चीज याद रखनी है। एक आपको क्या याद रखना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि। पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्या सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। एक बात आपको
ये याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट आता है चंबल बेसिन। नेक्स्ट कौन सा पूछा जाता है? चंबल बेसिन। अब देखो नेक्स्ट की हम बात करें तो कौन सा आता है? चंबल बेसिन। देखो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि कोई भी चीज होती है उसका विस्तार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विस्तार। विस्तार की हम बात करें तो कौन सी होगी? चंबल नदी का अपवाह है बेसिन। चंबल नदी का अपवाह है बेसिन। एक बात तो ये याद रखनी है आपको, क्या पूछा जाएगा? चंबल नदी का अपवाह है बेसिन। एक और हम बात करें तो एक देखो मैप में देखते हैं इसको। मैप में देखें दोस्तों तो मैप के अंदर क्या होता है? अब देखो सबसे पहले हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी कहां से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के बाद कहां पे जाती है? कोटा। कोटा के बाद बूंदी। बूंदी के बाद हम बात करें तो सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। ये तो क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। इसके बाद ये हो गया कोटा। कोटा के बाद बूंदी। बूंदी के बाद सवाईमाधोपुर। इसके बाद करौली। करौली के बाद धौलपुर। यहाँ पे चंबल नदी का अपवाह विस्तार है। अब हम बात करें तो ये पूरा पूरा जो अपवाह विस्तार है इसमें हम बात करें तो आधे भाग में तो चंबल नदी मैदान में चलती है और आधे भाग में पहाड़ी एरिया में चलती है। आधे भाग में पहाड़ी एरिया में चलती है। यह हम बात करें तो चट्टानी प्रदेश में अपना अपवाह विस्तार बनाती है। हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो चंबल नदी का जो अपवाह बेसिन है उसमें से हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र को शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम बात करें तो किसको शामिल करेंगे? धौलपुर को। किसको शामिल किया जाता है? धौलपुर को। धौलपुर के बाद हम बात करें तो करौली। किसको शामिल किया जाएगा? करौली को। करौली के बाद हम बात करें दोस्तों किसको शामिल किया जाएगा? सवाईमाधोपुर को। सवाईमाधोपुर। अब देखो एक बात तो ये याद रखनी है, इसके बावजूद हम बात करें तो इसके बावजूद कहां से शुरू होती है? कोटा से लेकर। कोटा से लेकर अगर हम बात करें तो कहां तक? यमुना नदी तक। कोटा से लेकर यमुना नदी तक पूर्वी मैदानी प्रदेश में चंबल नदी का अपवाह बेसिन आता है। किस प्रकार से आएगा कि चंबल नदी उसके अंदर हम नाम पढ़ेंगे एक बीहड़। किसका नाम पढ़ेंगे? उसको विस्तार से देखेंगे हम। पहले यहां पे समझते हैं कि एक नाम आएगा क्या? बीहड़। क्या नाम आता है? बीहड़ नाम आता है। उस बीहड़ की हम बात करें तो उसका विस्तार है वो कोटा से लेकर यमुना नदी तक हम बात करें तो उसकी लंबाई आती है 480 किलोमीटर। कितनी आती है? 480 किलोमीटर। दोबारा देखेंगे हम आगे। इसके अलावा हम बात करें तो एक इसका क्षेत्रफल आता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना बताया जाता है इसका? 4500 वर्ग किलोमीटर। 4500 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर किस प्रकार से शामिल हुए, कोटा व बूंदी को भी हमने किस प्रकार से शामिल किया उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, मैं यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ चंबल बेसिन। देखो यहीं पे ही है चंबल नदी का अपवाह बेसिन है वो क्या कहलाता है? चंबल बेसिन। किस में शामिल किया जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अब हम बात करें सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों कि एक नाम आता है और उस नाम का नाम उसका नाम आता है अप्रदन। क्या नाम है उसका? अप्रदन। क्या नाम आता है? अप्रदन। अप्रदन की हम बात करें दोस्तों, अप्रदन का मतलब होता है कटाव। क्या अर्थ होता है? कटाव। अब हम बात करें तो मिट्टी का कटाव होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा? मृदाप्रदन। क्या बोल दिया जाता है? मृदाप्रदन। मृदाप्रदन की हम बात करें दोस्तों, मृदाप्रदन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव होना। मृदाप्रदन होता है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में मृदाप्रदन वो कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन से की हम बात करें तो एक नाम तो आएगा वायु अप्रदन। एक तो कैसे होता है? वायु अप्रदन। एक तो ये नाम याद रखना। एक हम बात करें तो एक आता है दोस्तों जल अप्रदन। क्या नाम आता है? जल अप्रदन। एक तो नाम आएगा वायु अप्रदन और एक नाम आएगा जल अप्रदन। वायु अप्रदन और जल अप्रदन की बात करें दोस्तों तो इसमें भी आपको एक चीज समझनी है। क्या समझोगे कि वायु अप्रदन है ना, ये किससे होगा? वायु से। और वायु से किस प्रकार से कि वायु है वो तेज गति से चल रही है। पवन की जो मतलब गति है वो क्या होती है? तेज होती है। इससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होता है। तो वर्तमान में हम बात करें या हम बात करें हमेशा के लिए हम बात करें तो राजस्थान में जो मिट्टी अप्रदन होता है उसमें वायु अप्रदन की हम बात करें तो कौन से क्षेत्र में होगा? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। हवा के द्वारा जो अप्रदन होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है?
पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में वायु से जो अपर्दन होता है वो कहाँ पे होता है? सर्वाधिक। वायु से जो मिट्टी का अपर्दन होता है ना, वायु से मिट्टी का अपर्दन होता है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है दोस्तों? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में होता है। जबकि हम बात करें जल के द्वारा जो मिट्टी का अपर्दन किया जाता है राजस्थान में, वो कहाँ पे आता है? लगभग हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर आता है दोस्तों? पूर्वी क्षेत्र में। अब हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो इसका मतलब हम जो मिट्टी का अपर्दन पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे किस प्रकार, कौन सा अपर्दन होगा? जल अपर्दन। मृदा का कौन सा अपर्दन होने वाला है? जल अपर्दन होगा। कौन सा अपर्दन होगा? मृदा का जल अपर्दन। कौन सा अपर्दन किया जाएगा यहाँ पे? मृदा का जल अपर्दन होता है। तो एक चीज ये या बात याद समझना कि मृदा का यहाँ पे कौन सा अपर्दन होने वाला है? जल अपर्दन। अब देखो यहाँ पे हम बात करें जल अपर्दन की, हम बात करें एक तो हो गया वायु अपर्दन और एक हो गया जल अपर्दन। अब हम बात करें कि ये तो कहां पे हो रहा है? वायु अपर्दन है, इससे तो राजस्थान में कहां पे होगा? यहां पे होगा पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर होने वाला है ये अपर्दन? तो पश्चिमी राजस्थान में होगा। जबकि हम बात करें जल अपर्दन की, हम बात करें ना दोस्तों, तो ये कहां पे होता है? लगभग पूर्वी राजस्थान में। ये कहां पे होता है? पूर्वी राजस्थान में। जल अपर्दन है ये तो पूर्वी राजस्थान में होगा और वायु अपर्दन है ये पश्चिमी राजस्थान में होता है। ये चीज यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें जल अपर्दन के बारे में, तो सबसे पहले तो पूर्वी राजस्थान में होता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें राजस्थान में अगर हम बात करें तो जल अपर्दन वो सर्वाधिक कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है दोस्तों? चंबल नदी के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा? चंबल नदी के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। तो एक चीज ये याद रखना कि राजस्थान में जो जल अपर्दन होता है वो सर्वाधिक कौन सी नदी के द्वारा होता है? चंबल नदी के द्वारा होता है। अब हम बात करें जल अपर्दन होता है दोस्तों, ये भी दो प्रकार का होता है। जल अपर्दन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखो राजस्थान में हम बात करें तो अब देखो जल अपर्दन है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो नाम आएगा दोस्तों नालिका अपर्दन। क्या नाम आता है? नालिका अपर्दन। क्या नाम आता है? नालिका अपर्दन। और एक अगर हम बात करें ना तो एक नाम आता है दोस्तों अवनालिका अपर्दन। एक तो नाम आएगा नालिका अपर्दन और एक नाम आएगा अवनालिका अपर्दन। एक तो क्या नाम आने वाला है? नालिका, और एक क्या नाम आने वाला है? अवनालिका अपर्दन नाम आएगा दोस्तों। किस प्रकार से? अब देखो नालिका अपर्दन किसको कहा जाता है? नालिका अपर्दन की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें कि एक नदी है वो एक अपने निश्चित मार्ग में अपना मार्ग बना रही है, नदी के द्वारा निश्चित मार्ग में मृदा का जो अपर्दन किया जाता है ना, वो तो क्या कहलाता है दोस्तों? नालिका अपर्दन। क्या कहलाएगा? नालिका अपर्दन। मतलब अगर हम बात करें इसको लिखने का प्रयास करें तो किस प्रकार से कि नदी द्वारा अपने निश्चित मार्ग में किया गया मृदा अपर्दन क्या कहलाता है दोस्तों? नालिका अपर्दन। जबकि हम बात करें बाढ़ के समय, हम बात करें कि एक समय ऐसा जरूर आता है कि उस समय नदी का जो पानी होता है वो अपने उच्च स्तर पर होता है और नदी का पानी है वो अपने बेसिन के अंदर चारों ओर फैल जाता है। तो बाढ़ के समय अगर हम बात करें तो नदी का अनिश्चित अपवाह होता है, मतलब नदी के द्वारा अनिश्चित अपवाह किया जाता है। उससे अगर हम बात करें तो कौन सा अपर्दन होता है दोस्तों? अवनालिका अपर्दन होता है। कौन सा अपर्दन होता है? अवनालिका अपर्दन। तो यहां पे हम बात करें तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा कि नदी द्वारा अनिश्चित प्रवाह से अवनालिका अपर्दन किया जाता है।
अनिश्चित प्रवाह से अवनाली का प्रदान किया जाता है। तो ये चीज याद रखनी है कि नदी के द्वारा अगर हम बात करें तो अपना अनिश्चित मार्ग के द्वारा मतलब अनिश्चित जल प्रवाह होगा, उससे कौन सा प्रदान होगा, अवनाली का प्रदान। और नदी एक निश्चित मार्ग में बह रही है और वहां पे मिट्टी का कटाव हो रहा है या मृदा का प्रदान हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, नाली का प्रदान। अब देखो मुख्य रूप से हम बात करें तो चंबल नदी के द्वारा कौन सा प्रदान किया जाता है, अवनाली का प्रदान किया जाता है। चंबल नदी कौन सा प्रदान करती है दोस्तों, अवनाली का प्रदान करती है। और अब हम बात करें चंबल बेसिन के बारे में, इसका मतलब हम बात करें तो चंबल नदी का जो अपवाह बेसिन है वहां पे कौन सा प्रदान हुआ है दोस्तों, अवनाली का प्रदान हुआ है। कौन सा प्रदान हुआ है, अवनाली का प्रदान। इसका मतलब हम बात करें तो नदी द्वारा अनिश्चित प्रवाह के द्वारा अवनाली का प्रदान किया जाता है। अब देखो जो अवनाली का प्रदान होता है दोस्तों, अवनाली का प्रदान, इससे अगर हम बात करें तो चंबल नदी ने कौन सा प्रदान किया, अवनाली का प्रदान किया। और अवनाली का प्रदान से हम बात करें तो कौन सी भूमि बनती है, उबड़ खाबड़ भूमि। कौन सी नदी बनेगी, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होगा। कौन सी भूमि का निर्माण होता है, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है। और उबड़ खाबड़ भूमि होती है दोस्तों, बंजर होती है। कैसी भूमि होती है, ये बंजर भूमि होती है। कैसी भूमि होगी, बंजर भूमि। अब हम बात करें जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है ना, अवनाली का प्रदान, चंबल नदी ने अवनाली का प्रदान किया और इससे इस क्षेत्र में कौन सी भूमि का निर्माण कर दिया, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण कर दिया, मतलब बंजर भूमि का निर्माण हो गया। और इसमें आप कृषि कर नहीं सकते, इसका मतलब ये भूमि हमारे कोई उपयोग में नहीं है। अब हम बात करें जो उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है, इसको अगर हम बात करें स्थलाकृति, इसकी अगर हम बात करें स्थलाकृति की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, स्थलाकृति की बात करते हैं। स्थलाकृति की अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन सी स्थलाकृति बनती है उबड़ खाबड़ भूमि से, उत्खात स्थलाकृति। कौन सी स्थलाकृति बनेगी, उत्खात स्थलाकृति बनेगी। कौन सी स्थलाकृति बनती है, उत्खात स्थलाकृति बनती है। इसी को हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, बैंडलैंड टोपोग्राफी। क्या बोला जाता है, बैंडलैंड टोपोग्राफी बोला जाता है। सबसे पहले तो स्थलाकृति है, उसको क्या बोला जाता है, उत्खात स्थलाकृति। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, बैंडलैंड टोपोग्राफी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बैंडलैंड टोपोग्राफी। एक चीज ये याद रखनी है, सबसे पहले चंबल नदी ने, राजस्थान में चंबल नदी के द्वारा कौन सा प्रदान किया जाता है, अवनाली का प्रदान किया जाता है। उससे कौन सी भूमि बनती है, उबड़ खाबड़, जो एक बंजर भूमि होती है। और इससे अगर हम बात करें तो कौन सी स्थलाकृति बनती है, उत्खात स्थलाकृति बनती है। कौन सी बनती है दोस्तों, उत्खात स्थलाकृति। इसी उबड़ खाबड़ भूमि की अगर हम बात करें दोस्तों, उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है ना, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बेहड़ कहा जाता है। अब देखो उबड़ खाबड़ भूमि को स्थानीय भाषा में बेहड़ भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेहड़ भूमि। और इस बेहड़ भूमि के विस्तार की हम बात करें तो बेहड़ भूमि का जो विस्तार है ना, वो कहाँ का है, कोट्टा। कोट्टा से आगे हम बात करें बूंदी, कोट्टा से आगे बूंदी, बूंदी से आगे अगर हम बात करें सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर से आगे अगर हम बात करें करौली। कौन सा जिला आएगा, करौली। और करौली के बाद है धौलपुर। कौन सा आएगा, धौलपुर। तो यहाँ पे हम बात करें तो बेहड़ भूमि का विस्तार है, मतलब उबड़ खाबड़ भूमि का विस्तार है। एक चीज और याद रखना, एक हम बात करें तो मुख्य रूप से जो विस्तार आता है वो कहाँ पे आता है, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। कहाँ पर आएगा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। कहाँ पर आएगा, सवाईमाधोपुर में आएगा, करौली में आएगा और धौलपुर में आएगा। किसका, बेहड़ भूमि का, या उबड़ खाबड़ भूमि, या उत्खात स्थलाकृति, या बैंडलैंड टोपोग्राफी। इसका मुख्य रूप से विस्तार सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। फिर हम बात करें, अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको एक चीज बताई कि 480 किलोमीटर और 4500 वर्ग किलोमीटर, उसकी हम बात करें तो ये जो बेहड़ भूमि है ना, इसका जो विस्तार आता है ना, देखो
अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो बीहड़ है ना, बीहड़ जो उबड़ खाबड़ भूमि या उत्खास कलाकृति या बैंडलैंड टोपोग्राफी है, इसका अगर हम बात करें कोटा से लेकर यमुना नदी तक हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी आती है दोस्तों? 480 किलोमीटर लंबाई आएगी। कितनी लंबाई आएगी? 480 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी आती है? 480 किलोमीटर। जबकि हम बात करें इसका क्षेत्रफल कितना आता है? 4500 वर्ग किलोमीटर। कितना आएगा? 4500 वर्ग किलोमीटर। लंबाई तो कितनी आती है? 480 किलोमीटर, जबकि क्षेत्रफल कितना आता है? 4500 वर्ग किलोमीटर आता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। मुख्य रूप से विस्तार सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में आएगा। अब हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना आप, एक और क्या याद रखोगे? अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, जो बीहड़ भूमि, यहां हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? उत्खात स्थलाकृति। क्या बोला जाएगा? उत्खात स्थलाकृति। या इसको क्या बोला जाएगा? बैंडलैंड टोपोग्राफी। बैंडलैंड टोपोग्राफी। इन सब की हम बात करें तो तीन जो चार क्वेश्चन बनते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, कौन कौन से बनेंगे? कि बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार। इसकी हम बात करें दोस्तों तो बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो कहां पर है? सवाईमाधोपुर में। कहां पर आएगा? सवाईमाधोपुर। कहां पर आता है दोस्तों? सवाईमाधोपुर में। एक हम बात करें तो एक और कौन सा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों? एक बनता है सर्वाधिक घनत्व है, बीहड़ भूमि का सर्वाधिक घनत्व है। सर्वाधिक घनत्व की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कहां पर आता है? धौलपुर में। कहां पर पूछा जाता है? धौलपुर। कहां पर पूछा जाएगा दोस्तों? धौलपुर में आता है। जबकि हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक आता है बीहड़ की रानी, बीहड़ की रानी। बीहड़ की रानी की हम बात करें दोस्तों तो बीहड़ की रानी किसको कहा जाता है? करौली को। किसको कहा जाएगा दोस्तों? करौली को। बीहड़ की रानी किसको कहा जाता है? करौली को। एक बात और याद रखना, एक आता है बीहड़ का राजा। क्या पूछा जाता है? बीहड़ का राजा। उसकी हम बात करें तो ये किसको बोला जाता है? धौलपुर को। तो ये क्वेश्चन याद रखना, बीहड़ भूमि उत्खास कलाकृति या बैंडलैंड टोपोग्राफी है, इसमें बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार कहां पर आता है? सवाईमाधोपुर में। सर्वाधिक घनत्व है धौलपुर में। जबकि हम बात करें बीहड़ की रानी करौली या बीहड़ का राजा धौलपुर। ये चीजें याद रखना। आगे बात समझ में। अब हम बात करें इसी से संबंधित एक चीज और आती है, ये जो उबड़ खाबड़ भूमियां उत्खास कलाकृति या बैंडलैंड टोपोग्राफी या बीहड़ भूमि है ना, इसकी हम बात करें ये बंजर भूमि होती है। तो यहां पे हम बात करें तो वर्तमान में या प्राचीन समय में बीहड़ भूमि में, बीहड़ भूमि में दस्यु डाकू निवास करते हैं। निवास करते हैं। दस्यु डाकू हैं वो निवास करते हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो दस्यु डाकू होते हैं ना दोस्तों, जो दस्यु डाकू होते हैं, इनके द्वारा बीहड़ भूमि को क्या बोला गया है? डांग प्रदेश। क्या बोला जाता है? डांग प्रदेश। अब देखो, बीहड़ भूमि या डांग भूमि का सर्वाधिक विस्तार है सवाईमाधोपुर। सर्वाधिक घनत्व है बीहड़ भूमि या डांग भूमि का धौलपुर। बीहड़ की रानी या डांग की रानी करौली और बीहड़ का राजा या डांग का राजा धौलपुर। ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करें तो यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसके अंदर दो क्वेश्चन क्या बनेंगे कि बीहड़ भूमि में दस्यु डाकू निवास करते हैं, जिनके द्वारा इस क्षेत्र को क्या बोला गया है? डांग प्रदेश बोला गया है। क्या बोला गया है? डांग प्रदेश। अब हम बात करें इन्हीं दस्यु डाकुओं, इनको मुख्य जनधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे। क्या चलाए गए थे? कार्यक्रम चलाए गए थे, जो राजस्थान के 2 संभाग और 8 जिलों में संचालित किए गए थे। एक केंद्र सरकार ने चलाया था और एक राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया गया।
किसके लिए? इन दस्यु डाकू या जो ये इन बीहड़ों के अंदर जो लोग निवास करते थे उनको मुख्य जनधारा से जोड़ने के लिए। उनकी हम बात करें तो देखो, एक तो नाम आता है कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम आता है दोस्तों? कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसकी हम बात करें कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, तो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक चीज तो ये याद रखना, किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। एक हम बात करें कि कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया था 1989 में। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1989 में। राजस्थान में कहाँ कहाँ संचालित है? तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर संचालित है 2 संभाग। राजस्थान में 2 संभाग और 8 जिले। 2 संभाग और 8 जिले। किस प्रकार से दोस्तों? एक तो नाम आता है कोटा संभाग। क्या नाम आता है? कोटा संभाग। एक तो क्या नाम आएगा दोस्तों? कोटा संभाग नाम आएगा। और एक हम बात करें तो एक क्या नाम आता है? भरतपुर संभाग। एक तो नाम आएगा कोटा संभाग और एक नाम आएगा भरतपुर संभाग। एक तो क्या नाम आता है दोस्तों? कोटा संभाग और एक क्या नाम आता है? भरतपुर संभाग। तो 2 तो संभाग को शामिल कर लिया। इसके बाद हम बात करें तो कोटा संभाग है ना, इसके कौन कौन से जिले? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आ गए। जबकि हम बात करें भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग के अंदर भरतपुर, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों धौलपुर। एक क्या नाम है? भरतपुर और एक धौलपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें करौली, एक क्या नाम आएगा? करौली। और एक हम बात करें तो सवाई माधोपुर। एक क्या नाम आएगा दोस्तों? सवाई माधोपुर। तो 8 तो जिले हो गए और 2 संभाग हो गए। 8 तो जिले हो गए और 2 संभाग हो गए। ये बात याद रखनी है। जैसे मैप में देखें एक बार, कहां पे देखते हैं? मैप में। देखो, ये देखो यहां पे नाम आ गया भरतपुर। देखो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इनकी हम बात करें तो इनको यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? कंदरा विकास कार्यक्रम चलाया गया। कब शुरू किया गया? 1989 में। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। इसी प्रकार हम बात करें तो एक नाम और आता है, एक आता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम आता है दोस्तों? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम आता है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम आता है दोस्तों? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? राज्य सरकार के द्वारा। सबसे पहले हम बात करें कब शुरू किया गया था? 1994-95 में। पहली बार है 1994-95। कब शुरू किया गया था? 1994-95 में। पुनः शुरू की अगर हम बात करें तो पुनः कब शुरू किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 2005-06 में। कब शुरू किया गया था? 2005-06 में शुरू किया गया था। वो की वो चीज़ें कि इसके अंदर भी हम बात करें तो राज्य सरकार ने एक योजना चलाई थी कि जो बीहड़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं उनको मुख्य जनधारा से जोड़ना। अब हम बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र में शामिल शुरू किया गया, तो वो के वो हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करें तो आते हैं 2 संभाग। कितने संभाग आते हैं दोस्तों? 2 संभाग। और उसी प्रकार हम बात करें तो 8 जिले। 2 संभाग और 8 जिले। 2 संभाग कौन कौन से? वो के वो संभाग हैं दोस्तों। कौन कौन से आएंगे? कोटा संभाग। कौन सा आता है?
कोटा संभाग, और एक हम बात करें तो भरतपुर संभाग। एक क्या नाम आता है? भरतपुर संभाग। एक तो आएगा कोटा संभाग और एक नाम आएगा भरतपुर संभाग। उसी प्रकार से 8 जिलों की हम बात करें तो 8 जिले कौन कौन से आते हैं वो याद रखने। एक तो कोटा संभाग के, किसके? कोटा संभाग के, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उसी प्रकार हम बात करें भरतपुर संभाग की तो भरतपुर संभाग के अंदर कौन कौन से शामिल होंगे? इसके अंदर शामिल किया जाता है भरतपुर संभाग में हम बात करें तो भरतपुर संभाग में किसको शामिल करेंगे? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो ये 2 यहाँ पे चंबल बेसिन में कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, डांग विकास कार्यक्रम और कंगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये दोनों हम बात करें। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक नाम और रखता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद हमारा चंबल बेसिन वो कंप्लीट हो जाएगा। एक तो नाम आता है दोस्तों खादर। क्या नाम आता है? खादर। एक चीज तो ये याद रखना, एक तो हम पढ़ेंगे खादर। खादर से पहले हम बात करें तो एक नाम और देखो, एक नाम आता है रैपिड। क्या नाम आता है? रैपिड। यह हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? छिप्रिका। क्या बोला जाता है? छिप्रिका नाम आता है। क्या नाम आता है? छिप्रिका। रैपिड या छिप्रिका की हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे ये नदी, कोई नदी चल रही है, कोई भी नदी चल रही है और वो नदी चल रही है, अचानक उसके अंदर क्या आ जाता है? अचानक अवरोध आ जाता है। अचानक अवरोध आ जाने से नदी का प्रवाह है बहुत तेज हो जाता है। बहुत तेज हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? छिप्रिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छिप्रिका बोला जाता है। एक चीज तो ये याद रखना। एक नाम आता है दोस्तों खादर। क्या नाम आता है? खादर नाम आता है। खादर की हम बात करें ना तो देखो, खादर सबसे पहले तो हम बात करें सबसे पहले नाम आता है खादर से पहले हम बात रणजीत है और रणजीत, देखो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आता है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। मिट्टी 2 प्रकार की होती है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम बात करें तो मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? खादर और बांगर। खादर और बांगर। सबसे पहले हम बात करें तो जलोढ़ मृदा में निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मिट्टी 2 प्रकार। कौन सी? खादर और बांगर। दोनों की हम बात करें तो दोनों की क्या होती है? जलोढ़ मृदा होती है। कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है। कौन सी होगी? जलोढ़ मृदा। अब खादर और बांगर की हम बात करें तो इसको किस में शामिल किया जाता है? जलोढ़ मृदा में। सबसे पहले हम बात करें खादर की तो जैसे ये नदी जा रही है, ठीक है, मतलब सबसे पहले हम बात करें तो क्या होगा कि नदी जा रही है और नदी का जो पानी होता है ना इसके अंदर, जैसे हम बात करें ये जैसे नदी का पानी है इसके अंदर, ठीक है, ये नदी का पानी, तो एक समय जरूर आता है कि नदी के अंदर क्या आती है? बाढ़ आती है। क्या आती है दोस्तों? बाढ़ आती है। कोई नदी जा रही है और उसके अंदर बाढ़ जरूर आती है तो नदी का पानी चारों ओर फैलेगा। क्या होगा? नदी का पानी चारों ओर फैलेगा। चारों ओर फैलेगा ना दोस्तों तो उसके अंदर क्या होता है कि नदी के द्वारा मतलब मिट्टी का अपरदन किया जाता है। नदी के द्वारा मिट्टी का अपरदन किया जाता है, अपने साथ नदी अवसाद लेके चलती है अपने। तो जो मिट्टी का अपरदन किया जाएगा तो मिट्टी के कारण एक मिट्टी की नई परत बिछा जाएगी। जैसे यहाँ पे पानी आ गया, यहाँ पे पानी आ गया, ठीक है, कुछ समय बाद ये पानी तो सूख जाएगा, लेकिन हम बात करें इसके साथ क्या आई थी? मिट्टी। और उस मिट्टी की क्या बिछा दी जाती है? यहाँ पे एक नई परत बिछा दी जाती है, ठीक है।
तो हर वर्ष आती है वो, तो हर वर्ष आएगी तो मतलब हर वर्ष नई जलोढ़ मृदा आएगी। मिट्टी पानी के द्वारा लाई गई थी इसलिए उसको क्या बोला जाता है, जलोढ़ मृदा बोला जाएगा, और वो प्रतिवर्ष लाई जाती है। तो प्रतिवर्ष या हम बात करें तो वो कौन सी होगी, नई जलोढ़ मृदा होगी, नवीन जलोढ़ मृदा। और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। जैसे हम बात करें तो कैसे, वह क्षेत्र जहां पर नदी की बाढ़ का पानी, नदी की बाढ़ का पानी हम बात करें, वह क्षेत्र जहां पर नदी के बाढ़ का पानी, नदी के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। प्रतिवर्ष पहुंचता है। नवीन जलोढ़ मृदा प्रतिवर्ष पहुंचता है। वहां पे हम बात करें तो कौन सी मृदा पाई जाती है, प्रतिवर्ष पहुंचता है वहां पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मृदा पाई जाती है। और इसी नवीन जलोढ़ मृदा की हम बात करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खादर। अब देखो बांगर की हम बात करें, जैसे कांतरी नदी है, राजस्थान की हम बात करें तो कांतरी नदी है। कांतरी नदी में हम बात करें तो प्राचीन समय में पानी आता था, उसमें हम बात करें तो इसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ भी आती थी। बाढ़ आती थी तो यहाँ पे मिट्टी की नई परत बिछाई जाती थी नदी के द्वारा प्रतिवर्ष। धीरे धीरे क्या हुआ कि नदी में पानी आना बंद हो गया। नदी में पानी आना बंद हो गया तो वहाँ पे मिट्टी की परत थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी, पुरानी होने लगी। लेकिन जो पुरानी परत थी वो किसके द्वारा लाई गई थी, कांतरी नदी के द्वारा। अब पानी के द्वारा लाई गई लेकिन वो कहलाती तो क्या है, जलोढ़ मृदा ही कहलाती है। लेकिन धीरे धीरे पुरानी होने के कारण वो क्या कहलाने लगी, प्राचीन जलोढ़ मृदा। क्या कहलाने लगी दोस्तों, प्राचीन जलोढ़ मृदा कहलाने लगी। क्या कहलाने लगी वो, प्राचीन जलोढ़ मृदा कहलाने लगी। तो बांगर क्षेत्र कौन सा कहलाता है, प्राचीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। कौन सा कहलाता है, प्राचीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। मतलब वो क्षेत्र जहां पे प्राचीन समय में नदी की बाढ़ का पानी पहुंचता था लेकिन वर्तमान में नहीं पहुंचता, वह क्षेत्र जहां प्राचीन समय में, वह क्षेत्र जहां पर प्राचीन समय में नदी की बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी पहुंचता था लेकिन वर्तमान में नहीं पहुंचता है। लेकिन वर्तमान में नहीं पहुंचता है, वो क्या कहलाता है, बांगर प्रदेश कहलाता है। तो ये तो होगी प्राचीन जलोढ़ मृदा और ये होगी नवीन जलोढ़ मृदा। अब देखो चंबल बेसिन में नवीन जलोढ़ मृदा या खादर क्षेत्र की मतलब कैसे आता है, तो यहां पे हम बात करें तो चंबल नदी में, चंबल नदी में 5 से 30 मीटर के 30 मीटर के गहरे गड्ढे पाए जाते हैं जिन्हें खादर कहा जाता है, इन्हें खादर कहा जाता है। तो ये हम बात करें तो ये हो गया खादर क्षेत्र। खादर किसको कहेंगे कि चंबल बेसिन में हम बात करें तो 5 से 30 मीटर के गहरे गड्ढे पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो अभी हम देखें तो कंप्लीट हो गया। अब ने बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करें तो बात करेंगे किसके बारे में, माही बेसिन और बनास बेसिन के बारे में। धन्यवाद।